नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यू राइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए बात करते हैं 25 जनवरी की जो महत्वपूर्ण घटनाएं, आइए उन पर चर्चा करते हैं। साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे और आयोग द्वारा यहां से किस तरह से क्वेश्चन बनाया जा सकता है उस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, न्यूज़पेपर है दैनिक जागरण का। देखिए, न्यूज़पेपर में सभी घटनाएं तो नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी आती हैं जो हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बन जाती हैं। आइए उन्हीं घटनाओं पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहली ये घटना यहाँ पे दी है, जन्मजात नागरिकता संबंधी ट्रंप का जो 3 दिन पहले आदेश दिया था उसको जो है असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। आइए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे बात करें तो सिएटल के संघीय जिला जज थे, उन्होंने कहा है कि अमेरिका में जन्मजात नागरिकता के अधिकार को जो है सीमित करने के लिए ट्रंप ने आदेश दिया था 3 दिन पहले, और प्रशासन के कार्यकारी आदेश को लागू करने पर गुरुवार को जो है रोक लगा दी गई है। किसके द्वारा? तो जिला जज के द्वारा रोक लगा दी गई है। अगर बात करते हैं जन्मजात नागरिकता की, तो जन्मजात नागरिकता की ये बात होती है, जज का नाम याद रखिएगा। जिला जज जो है जॉन काफेनोर काफेनोर, इनका नाम पूछा जा सकता है क्योंकि इन्होंने जो है आदेश पे रोक लगाई, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। अब यहाँ पे जो है ये 40 साल से जज हैं, ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है। इन्होंने जो है, और ये किस पार्टी से संबंधित हैं? तो पार्टी जो है डेमोक्रेटिक पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी है, याद रखिए। और ये जो है ट्रंप कौन सी पार्टी से जो है प्रेसिडेंट बने हुए हैं? तो ये जो रिपब्लिकन पार्टी है, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। अलग अलग जो जज हैं वो कौन डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, तो महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे जो इनका जज का नाम याद रखिएगा, इन्होंने रोक लगाई है और कौन सी पार्टी से संबंधित हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जन्मजात नागरिकता क्या होती है और जो चीज़ें महत्वपूर्ण बनती हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। ट्रंप जी ने आदेश क्या दिया था? तो आदेश दिया था जिन बच्चों के माता पिता जो हैं अमेरिकी नागरिक नहीं होंगे, वैध स्थायी नहीं होंगे, उनको जो है अमेरिकी नागरिकता नहीं दी जाएगी। ये जो है ट्रंप जी ने कहा था। तो यहाँ पे जो है जन्मजात नागरिकता की यही बात हो रही है कि जो बच्चा अमेरिका में पैदा हुआ होगा और उनके माता पिता जो अगर अमेरिका के नहीं हैं, तो उनको भी अमेरिका की नागरिकता नहीं दी जाएगी। ये ट्रंप जी का आदेश था, उस पर जो है अवैध घोषित कर दिया गया है, मतलब असंवैधानिक माना गया है, उसको अस्थायी रोक लगा दी गई है इस आदेश पर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे जो है, अब क्या है, देखिए, अगर ये आदेश पास हो जाता है तो इसमें ये बताया गया है कि लगभग जो है 1.5 लाख से अधिक बच्चे जो हैं नागरिकता से वंचित हो जाएंगे अगर इनका आदेश से पास हो जाता है। हालांकि अभी रोक लगा दी गई है, आगे देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे कुल मिला के ये बात मान कुल मिला के यहाँ पे जो है आदेश में रोक लगा दी गई है। आगे क्या होता है फिर बाद में बात करते हैं। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बन जाता है कि जन्मजात नागरिकता क्या है। देखिए, जन्मजात नागरिकता वो होती है जैसे किसी व्यक्ति का जिस देश में जन्म होता है उसको जो है स्वतः ही नागरिकता वहाँ की प्राप्त होती है, चाहे उसके मम्मी पापा वहाँ के निवासी हों, मूल निवासी हों या ना हों। लेकिन अगर जिस व्यक्ति का वहाँ पे जन्म होता है उसका वहीं का जो है नागरिकता होता है, तो ये जन्मजात नागरिकता बोली जाती है। अपने यहाँ से 5 प्रकार की नागरिकता दी जाती है। आपको कमेंट बताना है कि किन 5 प्रकार की नागरिकता कौन सी होती है और नागरिकता का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ पे किया गया है। अगर आपने पॉलिटी वाली मेरी क्लासें देखी होंगी तो आपको सब चीज़ें पता होंगी, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे जो है ये वाला पॉइंट महत्वपूर्ण बन जाता है, अब 20 एकड़ में भी खुल सकेंगे विश्वविद्यालय। तो आइए जानते हैं। तो जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है उसने जो है उच्च स्तरीय विशेषज्ञ की कमेटी के जो है उसने कहा है कि ये भूमि जो 20 एकड़ में भी विश्वविद्यालय खुल सकेंगे। ये जो है बात हुई है किससे? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से। तो यहाँ पे जो है वही विश्व बताया गया, मतलब क्या क्या होना चाहिए। कुल मिला के आपको ये है, यहाँ पे बताया गया है वर्ष 2030 तक जो है प्रत्येक जिले में उसके आसपास कम से कम एक विश्वविद्यालय और बहुविशेषज्ञ उच्च शिक्षण संस्थान खोलने की सिफारिश की गई है। किसके द्वारा? तो जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा। अब ये यहाँ पे पूछा जा सकता है कि कब तक जो है ये कहा गया कि प्रत्येक जिले में और उसके आसपास जो है विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थान होना चाहिए। तो ये जो है 2030 तक ही बताया गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं, आगे बात करते हैं निजी विश्वविद्यालय के लिए किसी राज्य में चाहिए 20, तो किसी में जो है 100 एकड़ भूमि।
तो जैसे बात करते हैं जो निजी यूनिवर्सिटियां होती हैं और डीम्ड यूनिवर्सिटियां होती हैं, उसमें क्या उनके लिए जो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश जैसे करीब जो है दर्जन भर राज्यों के लिए आवश्यक भूमि को जो है लेकर नियम बनाए गए हैं। तो इनके लिए नियम बनाए गए हैं। बाकी अगर बात करते हैं जैसे तमिलनाडु में निजी जो विश्वविद्यालय के लिए जो है 100 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे जैसे कुल मिला के आपको ये याद रखना है। और जैसे आंध्र प्रदेश है और जो है अरुणाचल प्रदेश है, इसमें क्या 50 एकड़ में काम चल जाएगा। मतलब यहाँ पे कुल मिला के आपको ये याद रखना है कब तक इसका लक्ष्य रखा गया है। और जो है जो यहाँ पे बताए गए प्रत्येक जिले में जो है एक विश्वविद्यालय होगा और ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जो है घोषणा की है। अब कब तक लक्ष्य ये पूछा जा सकता है। बाकी आप जो है आवश्यकता के अनुसार भूमि बढ़ाई जा सकती है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे अगला पॉइंट ये पूछा जा सकता है नेशनल कोऑपरेटिव विश्वविद्यालय की होगी स्थापना। ये जो है अपने गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने एक घोषणा की है। आइए बात करते हैं इसमें। तो इसमें अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी सहकारिता मंत्री भी हैं। बम्बई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त विकास निगम के कारपोरेट कार्यालय के उद्घाटन के साथ जो है 10,000 बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की। तो किसकी शुरुआत की ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है और कहाँ पे शुरुआत की है, तो ये स्थान पूछा जा सकता है परीक्षाओं में, तो याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के व्यवसाय को आसान बनाने के लिए जो है अम्ब्रेला संगठन के रूप में NUCFDC की स्थापना की गई। तो याद रखिएगा किसकी स्थापना की गई, किसने उद्घाटन किया, इतना पॉइंट से पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं महाराष्ट्र को सहकारिता क्षेत्र का काशी बनाने का जो है वादा करते हुए उन्होंने कहा है कि सरकार नेशनल कोऑपरेटिव विश्वविद्यालय की स्थापना भी और इसके बजट में जो है बजट क्या किया गया है, तो बजट में बात करते हैं तो बजट में की जाएगी। मतलब यहाँ पे जो है फिर बात करते हैं महाराष्ट्र को सहकारिता क्षेत्र का काशी बनाने। फिर यहाँ पे आगे बात करते हैं महाराष्ट्र को सहकारिता, फिर यहाँ पे दिया महाराष्ट्र को सहकारिता क्षेत्र का काशी बनाने का वादा करते हुए सरकार ने नेशनल कोऑपरेटिव विश्वविद्यालय की स्थापना भी की है उसी बजट में, जिसमें मतलब ये बताया गया है 10,000 करोड़। फिर बात करते हैं महाराष्ट्र को सहकारिता क्षेत्र का काशी बनाने का वादा करते हुए जो है क्या कहा है, तो इसमें जो कहा है विश्वविद्यालय की स्थापना करने की बात की है नेशनल कोऑपरेटिव के, याद रखिएगा। इतनी चीज़ें और किसने घोषणा की है, तो अपने अमित शाह जी हैं, उन्होंने घोषणा की है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे बताया गया है देश में 8,25,000 से ज़्यादा सहकारी संस्थाएं हैं। अब यहाँ पे कितनी संस्थाएं, ये स्टेटिंग में प्रश्न पूछा जा सकता है। अब आपको ये प्रश्न पूछा जाएगा कोऑपरेटिव विश्वविद्यालय खोलने की जो है घोषणा किसने की है और कहाँ पे उद्घाटन होता है, ये जो है घोषणा कहाँ पे की गई, बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो है पूछा जा सकता है उड़ीसा छत्तीसगढ़ की वित्तीय सेहत मजबूत। तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसमें वित्तीय सेहत मजबूत मतलब कि इसमें जो है कर्जा कम है इन राज्यों पर और इन राज्यों का खर्च भी कम है, ऐसी जो है इसमें रिपोर्ट में आया है। तो आइए बात कर लेते हैं इसमें। तो इसमें बात करते हैं तो इसमें ये बताया गया है वित्तीय सेहत के मामले में जो है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात जैसे राज्यों की जो है स्थिति मजबूत दिख रही है। अगर वहीं बात करें पंजाब, आंध्र प्रदेश, बंगाल, केरल की वित्तीय सेहत जो है खराब दिख रही है। अभी लिस्ट की बात करते हैं। पहले बात कर लेते हैं ये जो है स्थिति बताई किसने है। तो इसे ये स्थिति की बात करते हैं तो ये जो है नीति आयोग ने स्थिति बताई। देश के 18 बड़े जो राज्य हैं उनकी जो है वित्तीय सेहत सूचकांक शुक्रवार को जारी किया। तो याद रखिएगा। और ये जो है सूचकांक कब का है, तो इसमें जो है किसकी स्थिति दर्शाता है, तो सूचकांक वित्त वर्ष जो है 2022-23 में राज्यों के वित्तीय प्रदर्शन पर तैयार किया गया है। अब ये पूछा जाएगा आपका जो ये सूचकांक नीति आयोग ने दिया है वो कौन से वर्ष का दिया है। देखिए 2025 में जारी होता है लेकिन कौन से वर्ष का है, 2022 और 2023 का है, याद रखिएगा।
ये सूचकांक है और किसके द्वारा जारी होता है, कितने जो है राज्यों का है, ये भी पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं तो इसमें पहले स्थान पे उड़ीसा रहा है। ठीक है, उड़ीसा के बाद अंतिम अगर बात करते हैं, अंतिम स्थान पर जो है पंजाब रहा है। तो याद रखिएगा, अंतिम स्थान पर जो है पंजाब रहा है। दूसरे स्थान पर जो है कौन है, तो दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है। आइए बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये पूछा जाएगा कि जो है ये सूचकांक किसने दिया है, और सूचकांक के बाद एक कौन से वर्ष का सूचकांक है। फिर तीसरी बात ये पूछी जा सकती है कि जो है कितने राज्य हैं इसमें। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है लिस्ट दी है, तो लिस्ट में देख लेते हैं। यहाँ पे लिस्ट दी है, यहाँ पे जो है स्थान दिया है और जो है राज्य दिए हैं। तो उड़ीसा जो है पहले स्थान पे, फिर दूसरे स्थान पे जो है छत्तीसगढ़ है, तीसरे स्थान पे गोवा, झारखंड चौथा स्थान है झारखंड का। तो इन राज्यों में क्या है, तो इन राज्यों में जो है खर्च भी कम है और कर्जा भी इन राज्यों से कम है। फिर बात करते हैं गुजरात की, तो 5वां स्थान है, महाराष्ट्र का 6वां स्थान है, उत्तर प्रदेश का 7वां स्थान है, और तेलंगाना का जो है 8वां स्थान है, मध्य प्रदेश का 9वां स्थान है, कर्नाटक का 10वां है, और तमिलनाडु का 11वां है। तो ये स्थान भी पूछे जा सकते हैं, कभी कभी मैचिंग में पूछ लेता है तो महत्वपूर्ण बन जाते हैं। फिर अगर बात करते हैं वहीं राजस्थान की, तो राजस्थान का 12वां है, बिहार का 13वां, हरियाणा का 14वां, केरल का 15वां, और बंगाल का 16वां है, आंध्र प्रदेश का 17वां, और पंजाब का सबसे निचला स्थान है 18वां। तो याद रखिए, अब यहाँ पे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि शीर्ष स्थान पे कौन सा है, तो उड़ीसा है, और अंतिम स्थान पर जो है पंजाब है। पंजाब की स्थिति सबसे खराब दिख रही है इसमें, याद रखिएगा। बंगाल, केरल, हरियाणा, बिहार की वित्तीय सेहत जो है क्या ठीक नहीं है, नीति आयोग ने जारी किया है, और ये सूचकांक जो है नीति आयोग ने जारी किया है। तो नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी, जब पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी, उसके बीच में जो है नीति आयोग की स्थापना हो गई थी, याद रखिएगा। अब आपको कमेंट करके बताना है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो आपको इतनी चीजें याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। ये वाला पॉइंट पूछा जा सकता है, एशियाई चैंपियन अनुष ने दी घोड़े को विदाई। तो ये घोड़े को विदाई अगर बात करते हैं तो ये जो है स्वर्ण पदक विजेता रही हैं भारत के एशियाई खेलों में, राइडर रही हैं, तो ये इन्होंने जो है विदाई दे दी है, तो इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे ये वाले पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाते हैं, आइए इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे दिया है सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन शो के लिए पहली बार दिए गए एमी पुरस्कार। तो आइए जानते हैं, एमी पुरस्कार मतलब आज के दिन दिए थे, मतलब 25 जनवरी 1949 को पहली बार दिए गए थे, याद रखिएगा। टेलीविजन शो के लिए एमी पुरस्कार दिए गए थे। अगर बात करते हैं उस समय केवल 6 श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए थे, केवल 6 श्रेणियों में। एमी पुरस्कार टेलीविजन में काम करने के लिए सर्वोच्च पुरस्कार है, याद रखिएगा। टेलीविजन अकादमी सहित 3 सहयोगी संगठनों द्वारा ये पुरस्कार दिए जाते हैं। आपको ये पूछा जा सकता है कि एमी पुरस्कार जो है पहली बार कब दिए गए थे और कितनी श्रेणियों में दिए जाते हैं, याद रखिए। इतना पॉइंट जो है पूछा जा सकता है। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगला पॉइंट दिया है निर्वाचन आयोग से संबंधित। तो 1950 में भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। तो आइए जानते हैं। तो भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 1950, मतलब आज के दिन 25 जनवरी 1950 को, क्योंकि निर्वाचन के बिना है जो है भारतीय संविधान अधूरा रहता है, क्योंकि निर्वाचन नहीं हुआ तो पदाधिकारी कैसे बनेंगे। तो आइए जानते हैं, इसकी स्थापना होती है आज के दिन, मतलब 25 जनवरी 1950 को हुई थी। अगर बात करते हैं, इसे वर्तमान में चुनाव आयोग के नाम से जाना जाता है, चुनाव आयोग के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, बीते 7 दशकों में एक स्वायत्त संवैधानिक संस्था के तौर पर जो है चुनाव ने भारत में निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करते हुए लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अहम योगदान दिया। अब निर्वाचन आयोग का जो चुनाव आयोग है, ये उस चुनाव आयोग के द्वारा ही जो है भारत में चुनाव होता है। अब यहाँ पे एक बात चल रही है, एक विधेयक डाला गया लोकसभा में। क्या विधेयक डाला गया है, तो लोकसभा में विधेयक अभी पेश किया गया है, कौन सा, तो एक राष्ट्र
एक चुनाव। तो ये विधेयक डाला गया है। अब यहाँ पे जो विधेयक डाला गया है लोकसभा में, कौन सा विधेयक है? तो 129वां विधेयक है, याद रखिएगा। 129वां विधेयक है, ये भी पूछा जा सकता है। अभी लोकसभा में डाला गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो निर्वाचन आयोग की बात आई, तो निर्वाचन आयोग का भारतीय संविधान में उल्लेख कहाँ पे किया गया है? तो अनुच्छेद 324 में किया गया। अनुच्छेद 324 में इसका उल्लेख मिलता है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 324 में इसका उल्लेख मिलता है। फिर बात करते हैं कि जो निर्वाचन आयोग है, अब यहाँ पे चुनाव आयोग की बात करते हैं, तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार जी हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार जी हैं, याद रखिएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त। तो इनका नाम याद रखिएगा। अब यहाँ पे जब जनवरी की बात ही आई है, तो जनवरी की जो महत्वपूर्ण दिवस हैं उन पे चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं शुरुआत से। तो एक पूछा जाएगा 9 जनवरी को। 9 जनवरी को जो क्या मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, इसका जो है कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था उड़ीसा में आयोजित किया गया था। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो आयोजित किया गया था उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था, याद रखिए। और ये क्यों मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन इसलिए मनाया जाता है, 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से जो महात्मा गांधी थे वो वापस आए थे, इसलिए मनाया जाता है। फिर बात करते हैं 10। तो 10 को क्या मनाया जाता है? 10 जनवरी को तो ये अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। फिर बात करते हैं यहाँ पे, फिर बात करते हैं 15 जनवरी। तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है, थल सेना दिवस, ठीक है। फिर यहाँ पे बात करते हैं 23 जनवरी। तो 23 जनवरी को जो है पराक्रम दिवस के रूप में हाल ही में मनाया गया है, पराक्रम दिवस। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है, अब ये जो है इस दिन जयंती किसकी होती है? तो सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है। और हाल ही में जो है पराक्रम दिवस पर श्रद्धांजलि किसने दी है? तो जो है अपने पीएम है मोदी जी, उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। कहाँ पे? तो संविधान सदन में। किसको? तो सुभाष चंद्र बोस को, याद रखिएगा। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाए कहाँ पे दिए? तो संविधान सदन। संविधान सदन किसका नाम है? तो जो पुरानी संसद है उसी का संविधान सदन नाम रखा गया है। ये भी पॉइंट जो महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे चीज़ें याद रखिएगा, पराक्रम दिवस के रूप में उनका जो है मनाया जाता है। ये कब से शुरू किया? तो जो 2021 से जो है भारत सरकार ने पराक्रम दिवस का नाम रखा है इनकी जयंती पर, याद रखिएगा, 2021 से। फिर आता है 24 जनवरी। 24 जनवरी भी महत्वपूर्ण है, 3 दिवस मनाए जाते हैं, इसमें महत्वपूर्ण बन जाता है। आइए बात करते हैं। तो 3 दिवस कौन कौन से हैं? तो इसमें बात करते हैं 3 दिवस। एक तो दिवस मनाया जाता है उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है, स्थापना दिवस। और मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। फिर मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। ये दिवस जरूरी पूछे जाते हैं, एक परीक्षा में कंफर्म होता है, एक दिवस जरूर पूछा जाएगा। और देखिए जो दिवस मनाए जा चुके होते हैं वही पूछे जाते हैं, ज़्यादा पुराने नहीं पूछे जाते हैं। और अगर पूछ लिया जाए यहाँ पे राष्ट्रीय बालिका दिवस ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। अगर पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है तो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये भी ये पॉइंट याद रखिएगा। फिर अगर बात करते हैं आज के दिन, मतलब 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो मतदाता दिवस मनाया जाता है, मतदाता दिवस आज है, मतदाता दिवस, याद रखिएगा, मतदाता दिवस। फिर बात करते हैं 26 जनवरी को, तो आप सभी को पता ही होगा 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को यहाँ पे लिख लेते हैं, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस।
और गणतंत्र दिवस पे इस बार मुख्य अतिथि कौन आ रहे हैं? तो गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं प्राबोवो सुबियांटो, वो आ रहे हैं। गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसी दिन जो है हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हमेशा आयोजित किया जाता है, याद रखिएगा। और एक महत्वपूर्ण ये बन जाता है कि जब सबसे पहली बार जो गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया तो उस समय भी इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट आए थे और आज भी आ रहे हैं, 2025 में भी आ रहे हैं मुख्य अतिथि के रूप में। तो महत्वपूर्ण पर्सन बन जाता है। अगर आप इसके बारे में वीडियो देखना चाहते हो, मैंने पहले से अपलोड कर रखी है, तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं 30 जनवरी को। तो 30 जनवरी को जो है क्या मनाना? शहीद दिवस। शहीद दिवस मनाया जाता है। और शहीद दिवस जो मनाया जाता है वो किसकी पुण्यतिथि होती है? तो गांधी जी की पुण्यतिथि होती है। गांधी जी की पुण्यतिथि होती है, उस दिन ये मनाया जाता है, याद रखिएगा। तो इतने जनवरी की जो महत्वपूर्ण दिवस हैं यहाँ पे चर्चा किया है, तो याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, एक नाम महत्वपूर्ण ये वाला बन जाता है। यहाँ पे दिया राजेंद्र अवस्थी ने पत्रकारिता और साहित्य में दिया योगदान। तो ये चर्चा में क्यों आया? क्योंकि आज के दिन इनका जन्म होता है। आज के दिन मतलब 25 जनवरी 1930 में जन्म होता है। कहाँ पे? तो मध्य प्रांत। आप अगर बात करते तो मध्य प्रदेश में होता है। कहाँ पे? तो जबलपुर में। जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था जन्म, और जबलपुर में ही जो है उच्च शिक्षा प्राप्त की इन्होंने। 1950 से 1957 तक लिपिक के पद पर कार्य किया। आगे बात करते हैं, पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र के मार्गदर्शन में पत्रकारिता की शुरुआत की इन्होंने, और नव भारत अखबार में सहायक संपादक रहे, याद रखिए। अब यहाँ पे पूछा जाएगा नव भारत अखबार में सहायक संपादक कौन रहे? तो इनका नाम महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर बात करते हैं सारिका नंदन, साप्ताहिक हिंदुस्तान, कांदमनी जैसी पत्रिकाओं का संपादन भी किया। और बात करते हैं सूरज किरण की छाव, जंगल के फूल उनके प्रमुख उपन्यास हैं। वे आथर गिल्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी रहे। 30 दिसंबर 2009 में निधन हो गया। अब यहाँ पे देखिए इनके बारे में महत्वपूर्ण हो जाता है। इन्होंने जो अखबार, इन्होंने उपन्यास लिखे, पूछ लिया जाए कि उपन्यास किसके हैं स्टैटिक में, या इनका पूछ लिया जाए जन्म कहाँ पे होता है, तो इनकी चीज़ें ये महत्वपूर्ण हो जाती है। आज के दिन इनका जन्म हुआ था, इसलिए चर्चा में आया था। तो यहाँ पे जितनी भी 25 जनवरी की महत्वपूर्ण घटनाएं थी यहाँ पे चर्चा किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए, और कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी और नई से नई अपडेट मिलती रहे, क्योंकि यहाँ पे डेली का न्यूज़पेपर जो है एनालिसिस कराया जाता है। आपको शाम को वीडियो डेली मिलती है। धन्यवाद जी।